हेलो दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग ईएसआई का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया की इकॉनमी इंडिपेंडेंस के टाइम या उससे पहले कैसी थी। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इंडिया कैसे एक रिचेस्ट कंट्री से वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री बना, कैसे उसकी जीडीपी जो सबसे हाईएस्ट थी वर्ल्ड में एक टाइम में, कैसे वो डिक्लाइन, क्या चीज़ें थी ऐसी जो इंडिया को इस कगार पे ला के छोड़ दिया। ऐसे कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे दोस्तों, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्लानिंग कमीशन ने लाए, 5 ईयर्स प्लान्स कौन से लाए कि हमारी इंडियन इकोनॉमी थोड़ी सी ऊपर आ जाए। कैसे इंडिया में बेरोजगारी बढ़ते गई, कैसे भूखमरी आते गई, माल न्यूट्रिशन कैसे हुआ, इकोनॉमी में ट्रांजिशन कैसे हुआ दोस्तों, आज हम लोग सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो। हमने ऑलरेडी फाइनेंस की प्लेलिस्ट पढ़ा ली है दोस्तों, अगर आप नहीं देखिए तो जाके देखिए। मैनेजमेंट भी पढ़ा लिया है आरबीआई ग्रेड पी के लिए। अगर आपको इन सब लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आइए और पीडीएफ का लुत्फ उठाइए। तो दोस्तों, बिना देरी करें अब हम इस लेक्चर सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो इंडियन इकॉनमी बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम देखें तो 1700 के टाइम पे दोस्तों, 1700 का एक दौर था जब ब्रिटिशर्स अपना वर्चस्व इंडिया में उतना जमाए नहीं थे। तब भी अगर हम लोग कहें, मुगल्स का एरा था 1707 में, औरंगजेब की डेथ हुई थी। उसके बाद ही दोस्तों ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर वर्चस्व बढ़ने लगा। हम लोग थोड़े स्ट्रांग होते गए, मुगल्स की पावर डिक्लाइन होते चली गई और ब्रिटिशर्स वहीं पे स्ट्रांग होते गए। उन्होंने पोर्टुगीज़ को हराया, फ्रेंच को हराया, सबको हराया और अपना जमावड़ा इंडिया में बनाने लगे। उन्होंने टैक्सेशन रिफॉर्म्स को चेंज किया। उन्होंने मुगल्स की जो पावर है उसको काफ़ी कम कर दी और पूरा डोमिनेंस अपने ऊपर ले लिया। इस डोमिनेंस के कारण जो मुगल के जो लीडर्स थे, मुगल के जो किंग्स थे, सल्तनत थी, वो बस एक नाम के लिए ही पावर में रह गई। अब वो एक पपेट हो चुके थे दोस्तों, गुलाम हो चुके थे ब्रिटिशर्स के। जो भी टैक्सेशन रूल्स आते थे दोस्तों, वो हमारे अगेंस्ट ही होते थे, उसमें हमें ही पैसा भरना पड़ता था। हम लोग अपने ही चीज़ को यूज़ करने के लिए हम लोग ही टैक्स भरते थे। आप खुद सोचो दोस्तों, अगर आप अपने घर पे हो, ठीक है, आप अपने घर पे हो, आप अपने घर के लिए कुछ पैसा कमा के ला रहे हो, आप अपने घर के लिए पैसा कमा के ला रहे हो, आपके घर में ही खाना बनता है और आप अपने घर में ही खाना खाने के लिए पैसे दे रहे हो, तो कैसा लगेगा आपको। बस कुछ ऐसा ही इंडिया के साथ हुआ था। इंडिया का पैसा दोस्तों ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था। चीप लेबर में ब्रिटिशर्स काम करवाते थे इंडियन से और वो पैसा वो खुद रखते थे। साथ में जो प्रोडक्शन होता था वो जाके अपने इंग्लैंड में जाके वो बेच दिया करते थे। इन सब प्रोसेस से दोस्तों इंडिया की जो वेल्थ थी वो बाहर जाने लगी। इससे हमारा इंडिया बहुत गरीब होता गया, जीडीपी डाउन होते गई और हम लोग कैसे एक रिचेस्ट इकॉनमी से एक पुअरेस्ट इकॉनमी में बन के रह गए। 1700 का टाइम था जब हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट 24.43% ऑफ द वर्ल्ड थी, जो कि 1952 के टाइम में दोस्तों अराउंड आप कह सकते हो 3.8% के अराउंड आ गई थी 1952 के टाइम में। आप समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ से यहाँ हम लोग कैसे ट्रांसफ़र किए। हमारी लिटरेसी रेट जो थी वो लेस देन 1/6 हो चुकी थी, 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है दोस्तों, ये एक मेजर इम्पैक्ट था दोस्तों, ये बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट था हमारी इकॉनमी के लिए कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो लिटरेट नहीं थी। इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब दोस्तों लिटरेसी ही नहीं रहेगी तो आप खुद सोचो कि वो देश कैसे तरक्की करेगा। जब लोगों को पता ही नहीं होगा, स्किल्स ही नहीं होगी, तो वो काम क्या ही करेंगे।
इंडिया की जो इकॉनमी थी दोस्तों, जब वो इंडिपेंडेंस के टाइम में आई, वो मेजरली एग्रीकल्चर में ज़्यादा डिपेंडेंट थी। तो दोस्तों आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा जिस्ट क्या हुआ। तो अगर हम लोग लिखे इस पूरे दौर को, तो हम लोग इसको एक कंसाइज वे में लिखते हैं। ये एक हिस्टोरियन थे, अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज हिस्टोरियन अंगस मेडिसन नाम के एक हिस्टोरियन थे। उन्होंने कहा कि इंडियाज शेयर ऑफ वर्ल्ड, जो डेटा है वो अंगस मेडिसन के हिसाब से है दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है। ये जो डेटा आपको मैंने दिया वो विकीपीडिया का डेटा है, बट हाँ ये जो डेटा है अंगस मेडिसन के हिसाब से, कैम्ब्रिज हिस्टोरियन के हिसाब से, जो इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड इनकम shrank from 22.6% in 1700 to 3.8% in 1952, ठीक है। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और इंडिया की जो लिटरेसी रेट थी दोस्तों, वो तो आप जानते ही हैं, 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन हो चुकी थी। तो एक और पॉइंट लिख दो, लेस देन 1/6 of India's population was literate। जब लिटरेसी रेट ही इतनी कम हो जाएगी दोस्तों, तो पॉवर्टी तो बढ़ ही जाएगी ना। एंड majority of India was अंडर पॉवर्टी, ठीक है। फिर दोस्तों इंडिपेंडेंस का टाइम आया, हमारी प्लानिंग कमीशन बनी 1950 के अराउंड दोस्तों। उन्होंने काफ़ी कुछ 5 ईयर्स प्लान्स निकाले। वो चाहते थे कि इंडिया की इकॉनमी एक डायरेक्शन में जाए। जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी हेल्प करी, काफ़ी सारे 5 ईयर प्लान्स आए दोस्तों। शुरू में काफ़ी ज़्यादा जो हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है वो पब्लिक ओरिएंटेड ज़्यादा है, नेशनलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो वो यूजुअली दोस्तों क्या करते थे कि हमारे फार्मर्स की कंडीशन को बढ़ानी है। सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो था हमारा, फार्मर की कंडीशन फार्मिंग से रिलेटेड ज़्यादा, एग्रीकल्चर सेंट्रिक ज़्यादा था, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के प्रति ज़्यादा था, ताकि जो फार्मर्स हैं उन लोग उठ पाए। पर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था दोस्तों, वो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा बेस्ड था, ठीक है। उन्होंने ये बात करी कि कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कैपिटल गुड्स पे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा दोस्तों, आप जानते हैं उतनी ज़्यादा ही जॉब क्रिएट होगी, ठीक है। जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे। जितना ज़्यादा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे, उतने लोगों के पास पैसे आएंगे दोस्तों। और जब पैसे आते हैं, कोई भी एक एनवायरनमेंट में जब पैसे आते हैं दोस्तों, तो पैसे अपने नीड्स को पूरा करने के लिए पैसे को लोग देते हैं, पैसे खर्चा करते हैं। और जब खर्चा करते हैं दोस्तों, तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ती है, लोग सामान खरीदते हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, इकॉनमी अच्छी हो जाती है दोस्तों। तो इकॉनमी का मेन कॉन्सेप्ट यही था। तो वो यही चाहते थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के अनुसार, और कुछ हद तक ये सब सक्सेसफुल हो रहे थे। फिर जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, तो शास्त्री जी आते हैं। शास्त्री जी का जो मेजर कॉन्सेप्ट रहता है दोस्तों, वो ये होता है, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। उनका मेन मकसद होता है दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। आप तो जानते हैं जैसे हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो इसी डायरेक्शन में ज़्यादा सोचती है, वो FDIs को बढ़ाने के चक्कर में उन लोग रहते हैं। तो उनके टाइम में भी काफ़ी कुछ हुआ, प्राइवेट एंटरप्राइज बढ़ने की कोशिश करे। पर जैसे आप जानते हैं शास्त्री जी की जब डेथ हो जाती है दोस्तों, उसके बाद हमारी इंदिरा गांधी जी आती है, और उसी टाइम इमरजेंसी भी कहीं ना कहीं लग जाती है। और इंदिरा गांधी के टाइम में सबसे मेजर रिफॉर्म जो आता है दोस्तों, वो होता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नेशनलाइज हो जाते हैं दोस्तों। PSUs, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मेन उनके टाइम पे ही होते हैं। बट उनके बाद उनके राजीव गांधी आते हैं, वो IT रिवॉल्यूशन लाते हैं, बट वो भी नहीं रहते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं जो इकॉनमी है यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज
होने की कोशिश कर रही थी। और आप जानते हैं दोस्तों, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट मेजरली फोकस उन लोग नेशनलाइजेशन पे करी, क्लोज डोर इकॉनमी में ज़्यादा उनका कंसर्न, ज़्यादा उन लोगों ने फोकस किया रादर देन ओपन इकॉनमी में, जिसका खामियाजा आप जानते हैं दोस्तों। आप हमने भुगता जब क्राइसिस आया 1991 का जो क्राइसिस था, वो इंडिया को दहला के रख दिया। ठीक है, 1991 में एक टाइम ऐसा आया दोस्तों जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही बचे रह गए। ठीक है, और वो चेंजिंग पॉइंट था जब हमारे मनमोहन सिंह जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे तब, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रिफॉर्म लाया जो कि है एलपीजी रिफॉर्म्स। उस रिफॉर्म्स के बाद जो इंडिया की इकॉनमी थी थोड़ी सुधरी, इंडिया ने लोन लिया, लिबरल हुआ, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थोड़े बढ़ने लगे, जिससे कि इकॉनमी थोड़ी कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जाती गई। एक वक्त ऐसा था जब चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट सेम दौर में, सेम पोजीशन में खड़े थे, बट ओपन इकॉनमी का कॉन्सेप्ट चाइना ने बहुत पहले अडेप्ट कर लिया, जिसके कारण वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया। वन ऑफ द लीडिंग इकॉनमीज में चाइना है हमसे, पर हमने तब वो अडॉप्ट नहीं किया। बट ठीक है, देर से ही सही, बट हमने अडॉप्ट किया और चीज़ें अब काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है और इंडिया काफ़ी इम्प्रूव भी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये सब चीज़ों को अब हम फ्रेम करते हैं। अब हम आंसर में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। आई होप आप लोगों को जिस्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंडियाज इकॉनमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनती है। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनी। ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी बनाई। फिर आपके दोस्तों बन के आया प्लानिंग कमीशन, जो कि आपका 1950 में बना। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग बोलते हैं ईपीसी। ठीक है, ईपीसी। ठीक है, ईपीसी फॉर्म्ड बाय, ये आप लोग को नोट करना है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC with Nehru as its chairman, ठीक है। the aim of this committee was to make a plan which could balance private and public partnership, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप एंड रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज। ठीक है, फिर आपका आ गया द EPC इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी रिकमेंडेड इन 1948, ठीक है, टू फॉर्म अ परमानेंट प्लानिंग कमीशन। ठीक है, परमानेंट प्लानिंग कमीशन कब बना? 1950 में फॉर्म हो गया।
ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट सब क्लियर हो रहे होंगे। इजी है, इजी है, ठीक है। तो दोस्तों जब बन गए ये सब, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हो गया, तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 से 1956 में बना, ठीक है। इस टाइम में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना। इनका जो मेजर फोकस था, फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंक्लूडिंग irrigation and power projects. It was based on Harrod-Domer model. It states economic growth can be carried out if we do two things: savings, second इन्वेस्टमेंट्स। इन्होंने दोस्तों एक चीज़ बताया कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, सेव करो और इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर प्लान का इतना सा जस्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी दोस्तों, हम लोग उस पर बहुत फोकस करेंगे, उसको लिखेंगे। आप लोग के आंसर राइटिंग में भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। मेरे साथ लिखते जाइए ताकि आप लोग आंसर राइटिंग करना सीख जाएंगे इससे, है ना। सीखना हमारा मेन पर्पस है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 में, ठीक है। बेसिकली दोस्तों ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस ज़्यादा था इनका, ठीक है। बेसिक फोकस इनका ये था। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझ लो इस टाइम में क्या हुआ था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुड्स पे ज़्यादा इन्होंने कहा कि इस पे हम लोग ध्यान देंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट गुड्स वो ऐसे गुड्स होते हैं दोस्तों जैसे बिल्डिंग्स हो गया, लैंड्स हो गया, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपकी कंज्यूमर गुड्स को बनाने में भी काम आएंगी। जैसे अगर आपने मशीन से कुछ बॉटल बनानी है तो आप बॉटल बना सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स भी आप बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा बिल्डिंग्स में करेंगे, लैंड में करेंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितनी बढ़ेंगी दोस्तों उतना ग्रोथ में काम आएगा। साथ ही साथ आप कैपिटल गुड्स से कंज्यूमर गुड्स भी आराम से बना लेंगे। रादर देन इन्वेस्टिंग इन कंज्यूमर गुड्स, हमें कैपिटल गुड्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये बेसिक इस यहाँ का जिस्ट था। तो आप देखते हैं महल नोबिस थे, उनके पर ये मॉडल बेस्ड था। दोस्तों देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। फोकस ऑन heavy industries and capital goods, ठीक है। It was based on PC महल नोबिस मॉडल, महल नोबिस मॉडल, ठीक है। This model was based on the predominance of basic goods, जो कि है कैपिटल या इन्वेस्टमेंट गुड्स, ठीक है, that are used to make
फर्दर गुड्स। ठीक है, तो अब क्या होगा दोस्तों, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को और अट्रैक्ट करेगा, राउंड इन्वेस्टमेंट, इससे हायर रेट ऑफ ग्रोथ भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गुड्स से आप कंज्यूमर गुड्स भी बना सकते हैं, है ना। सो इट वॉज बेस्ड ऑन द premise that it would attract all round investment and result in a higher rate of growth of output। ठीक है, चलेगा, इतना लिख लोगे दोस्तों आप लोग, इतना लिख लोगे। अब हम चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स है दोस्तों, इसके 3 पार्ट बना लेते हैं। एक होगा सेकेंड 5 ईयर प्लान के हिसाब से ना, इन्होंने कुछ 3 पार्ट्स में बांटा था। सबसे पहले इंडस्ट्रीज दैट आर ऑफ बेसिक एंड स्ट्रेटेजिक importance and shall be owned by government। ये पहला पार्ट था, ठीक है। पार्शली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज पार्शली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। और थर्ड पार्ट दोस्तों आपका आता है कंज्यूमर गुड्स। देखो बेसिकली कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस था, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कैपिटल डोमिनेंस हमारा गवर्नमेंट के पास है, इसलिए बहुत सारे PSUs दोस्तों सेल हो गया, ये सब उसी टाइम में खुलने लग गई थी। कंज्यूमर गुड्स लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर which includes एग्रीकल्चर। रुक जाओ यार, राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये कुछ 3 पार्ट्स दोस्तों इनमें डिवाइड हो गया था, सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के मॉडल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। मेन फोकस क्या था, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स में फोकस मेन फोकस हमारा कैपिटल में था, कंज्यूमर गुड्स में उतना फोकस नहीं था। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप के गुड्स हो गए, जैसे लैंड हो गया और आपको बिल्डिंग्स हो गया, ये सब जॉब क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं, आपको ग्रोथ में हेल्प करेंगे। कंज्यूमर गुड्स जैसे बॉटल्स हो गई दोस्तों, जो मेन एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कपड़ा, ये सब जो आप खरीदते हो वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स में उतना फोकस नहीं किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। उसी टाइम में दोस्तों दो चीज़ें हुई थी, थोड़ा सा ये भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा पॉलिटिकली, जवाहरलाल नेहरू और सॉरी रवि शास्त्री मेरे माइंड में आ गया, लाल बहादुर शास्त्री। सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक दोस्तों, कभी कभी हो जाता है, क्रिकेट चल रहा है ना, टेस्ट मैच, तो आजकल वही दिमाग में चल रहा है पूरा। चलो ये हो गया अपना पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स। दोस्तों आप ये जो चीज़ थी, ये देखो कितनी पुरानी है, और आज भी अगर आप देखा जाए तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो पीरियड होता है, आप देख पा रहे होंगे, ये इन्हीं
आइडियोलॉजीज पे बेस्ड होते हैं। तो आज भी ऐसे ही ये दोनों पार्टीज रन करती है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। प्राइवेट एंटरप्राइज हो गया आपका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, आपका ग्रीन कॉमा कॉमा ढाई दो यार, ग्रीन एंड वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ये भी उसके टाइम पे आया। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आने लग गया होगा। अब हम लोग दोस्तों क्राइसिस का जो पार्ट है, मेकिंग ऑफ 1991 क्राइसिस, वो हम लोग इसको कल देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग को आई होप इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक जिस्ट है वो आज मिल गया होगा। हम लोग इसका लेवल थोड़ा सा और एडवांस करेंगे कल से हम लोग और थोड़ा डीप में जाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ऑलरेडी मिल रहे हैं और सारे PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपका फेज़ 2 का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल बिंदास अपने प्रिपरेशन जारी रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।